आइए देखते हैं आपके डीएलएड पाठ्यक्रम में जो टीचिंग लगती है उस टीचिंग में आपको पाठ्य योजना बनाना होता है। तो उस पाठ्य योजना को कैसे तैयार करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, उस पाठ्य योजना की सहायता से आप टीचिंग कैसे करेंगे तो समझते हैं और पाठ्य योजना बनाने की तैयारी करते हैं। तो पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले जो आपका श्यामपट्ट कार्य होगा उसको समझते हैं। आप सबसे पहले तो श्यामपट्ट कार्य करेंगे। अब श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है, आप इस प्रकार एक फॉर्मेट बनाएंगे बोर्ड पर। बोर्ड में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद कालांश, अवधि और फिर विषय लिखा जाएगा। तो आप पहुंचेंगे क्लास में, बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आज क्या दिनांक है, तो उत्तर उनका आएगा, बताइए आज क्या दिनांक है, 8 अक्टूबर। तो 8/10/2000, ये कौन सा वर्ष चल रहा है, 2024 चल रहा है। ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सा बेल चल रहा है, तो क्या उत्तर आएगा कौन सा बेल चल रहा है, सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड लिख देंगे। अवधि कितने देर का है ये घंटा, 40 मिनट। तो यहाँ पे 40 मिनट। अब आज हम आप लोगों को कौन सा विषय पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा गणित। अब उसके बाद आप आ जाएंगे सामान्य उद्देश्य। तो गणित पढ़ाना है। गणित पढ़ाने का मतलब कि छात्रों में गणित के प्रति आपको रुचि उत्पन्न करना है। क्यों पढ़ेगा, छोटा सा बच्चा है वो आपसे गणित क्यों पढ़ेगा, तो उसको क्या पता कि भविष्य में हमें गणित किस प्रकार काम आने वाली है। वो तो कहेगा हमें नहीं पढ़ना है, इसमें इतना जोड़ना घटाना रहता है। तो उसके लिए उसके दिमाग में आपको गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, तब वो गणित पढ़ेगा ना। तो ये कैसे करेंगे, तो आप पूछेंगे, आप बताइए क्या आप रात में छत पे सोते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, हाँ सोते हैं। तो आप जब छत पे सोते हैं तो आसमान में तारे देखे आपने, तारे देखे। तो बताइए आपने कितने तारे देखे, तो उत्तर क्या आएगा, बहुत सारे देखे। तो अब उसमें आप बोलिए कि कल आप गिन के आइएगा, तारों को गिन के आइएगा। तब बच्चा सोचेगा कि हाँ तारों को गिनना है, तो कैसे गिनेंगे, तब उसे समझ में आएगा कि गिनती भी कुछ होती है ना। तो सामान्य उद्देश्य में आप लिखेंगे कि बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को बच्चों में समाहित करना। अगला है प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना। आप बच्चों को कहेंगे कि ये लीजिए 5 टॉफ़ी ले लीजिए और अपने छोटे भाइयों में बांट दीजिए, बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। तब वो सोचेगा दैनिक जीवन में यही तो उपयोग हुआ, उसको पैसे दे दीजिए गिनने के लिए, तब भी गणित का उपयोग हुआ दैनिक जीवन में। तो ये तो हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम। उसमें क्या है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक होना चाहिए। जो आपका उद्देश्य है उससे उनको बोधात्मक ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद प्रयोगात्मक, वो प्रयोग भी कर सकें उसमें, और कौशलात्मक भी होना चाहिए। तो कितने प्रकार के उद्देश्य, ये चारों उद्देश्य आपके विशिष्ट उद्देश्य हो गए। अगला, अब देखो इस विशिष्ट उद्देश्य को जो इस बार आपकी पाठ्य योजना में बदलाव किया गया है, इसमें विशिष्ट उद्देश्य को कुछ स्मार्ट तरीकों से बांटा गया है, जिसको नाम भी दिया गया है स्मार्ट। अब स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मार्ट, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट। आपका उद्देश्य कैसा, विशिष्ट होना चाहिए। दूसरा है मेजरेबल, मेजरेबल मतलब जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। और तीसरा है ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, यानी कि जिसे बच्चे पूर्ण कर सकें। ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि वो पूर्ण हो सके। ये बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं लेकर चलना चाहिए कि आप उसे कंप्लीट ही ना कर पाएँ, ठीक है। चौथा है रियलिस्टिक, यानी वास्तविक, वो वास्तविक भी होना चाहिए। और पांचवा है टाइम बाउंड, यानी समयबद्ध होना चाहिए।
ये नहीं कि ये काम ले लो अब वो जीवन भर नहीं करना है, कुछ काम लो इतने समय में उसको कंप्लीट करिए, तो ये होता है समयबद्ध। तो ये तो हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अगला जो पॉइंट रहेगा आपके पाठ्य योजना में, जो इसका अगला पॉइंट रहेगा यानी तीसरा पॉइंट, वो रहेगा सहायक सामग्री, पठन पाठन हेतु सहायक सामग्री, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या क्या आते हैं बताइए? हाँ, चार्ट आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, ठीक है ये। अब इसको आप देखिए, इससे आप बच्चों को सिखाने का प्रयास करें तो वो जल्दी सीख पाएंगे। जैसे इसमें संख्याओं के बारे में बताया गया है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो इससे बच्चा जल्दी सीखता है। जितना आप बोल के समझाएंगे उससे जल्दी इस टीएलएम से बच्चा सीख सकता है। तो इस प्रकार के टीएलएम होते हैं। टीएलएम में कौन कौन सी सामग्री आती है? हाँ, चार्ट आता है, कार्ड आता है, पीपीटी, मॉडल होता है और एक टीएलएम होता है जो आप बना के लाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सहायक सामग्री। अब अगला पॉइंट है सहायक सामग्री के बाद प्रस्तावना प्रश्न। तो इसके पहले 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। पहला पॉइंट क्या था? सामान्य उद्देश्य। दूसरा बिंदु क्या था? विशिष्ट उद्देश्य। तीसरा बिंदु क्या था? पाठ, हाँ, पठन पाठन हेतु सहायक सामग्री अथवा टीएलएम। अब जो इसके बाद आपका चौथा बिंदु होगा, चौथा बिंदु होगा पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों को पहले से क्या क्या पता है, उनको कुछ तो पहले से पता ही होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एकदम कुछ नहीं पता होगा। तो पहली क्लास में जनरली उनको ये पता होगा कि वो एक ऐसे लाइन खींच देते होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गोला बना देते होंगे, ऐसे त्रिभुजाकार बना लेते होंगे या कुछ भी उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा वो बना लेते होंगे, बस उनको इतना ही पता होगा। एक दो होंगे जिनको थोड़ी बहुत 1 2 3 4 गिनती भी आती होगी। तो अब हम इसका क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान का आकलन करेंगे, यानी उनको पहले से कितना आता है उसी को देखेंगे। तो इसमें आप कैसे पता करेंगे पूर्व ज्ञान के बारे में? पूर्व ज्ञान पता करने के लिए क्या करेंगे? प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। तो आप प्रस्तावना प्रश्न में आप उनसे पहला प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे कि बच्चों आपके कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। फिर पूछिएगा बच्चों आपकी कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। फिर पूछिएगा यदि आपके पास कोई टीएलएम सामग्री होगी तो आप उसको दिखाइए और पूछिए इसमें कितना सर्कल है, कितना वृत्त है, कितना गोला है, तो वो देखेंगे, देख के बता ले जाएंगे, है ना। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि बच्चों 1 से 9 तक गिनती सुनाइए, तो वो नहीं सुना पाएंगे। तो यही आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, जब उनसे आप पूछेंगे कि बच्चों आपके कितने हाथ हैं, तो उत्तर आ जाएगा 2। इसी प्रकार बच्चों आपकी कितनी आंखें हैं, तो भी उत्तर आ जाएगा 2। अच्छा, ये कैसे बता ले जाते हैं? क्योंकि वो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, सुनते हैं डेली 2 हाथ 2 आँख। इसी प्रकार आपकी कितनी नाक हैं, तो क्या कहेंगे कि 2 1। फिर जब आप उनसे 1 से 9 तक गिनती सुनने के लिए बोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न। तब फिर आपका प्रकरण क्या निकल के आएगा? 1 से, तो बोलेंगे कि बच्चों तो आज हम लोग 1 से 9 तक की गिनती सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 से 9 तक की गिनती। तो आपका उद्देश्य कथन क्या होगा? छात्रों आज हम लोग 1 से लेके 9 तक की गिनती नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे छात्रों आज हम सब मिलकर पाठ
1 से 9 तक गिनती का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब आगे उद्देश्य कथन के बाद क्या आएगा? प्रकरण का प्रस्तुतिकरण होगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ, मूल्यांकन 8वां होगा। तो अब देखिए, ये आपका 7वां पॉइंट है। इसके पहले 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया। 7वें पॉइंट में आपके क्या आता है? पाठ या प्रकरण का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे, लिखेंगे 1 शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे 1 से 9 तक अंकों का ज्ञान। यही कराना है हमको, ज्ञान की 1 से 9 तक की संख्याएं वो सीख जाएं। अब आपकी क्रिया क्या होगी, यानी छात्र अध्यापक की क्रिया क्या होगी? तो आप किसी चार्ट को दिखाएंगे, किसी भी वस्तु को दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये चार्ट मेरे पास है। अब हम इसको आपको दिखाएंगे, बच्चों को आप दिखाएंगे, पूछेंगे कि ये कितना गोला है, कितना वृत्त है। तो क्या उत्तर आएगा? ये कितना है? 1। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 1 इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1। उसके बाद अब आप 2 दिखाइए, तो बताइए ये कितना गोला हो गया? 2। तो 2 इस तरह लिखा जाता है। आप उनको बताएंगे कि 2 इस तरह लिखा जाता है। फिर आप 3 दिखाएंगे, तो अब आप पूछेंगे कि ये कितना वृत्त है या कितना गोला है। तो क्या उत्तर आएगा? 3। तो आप बताएंगे बच्चों 3 को हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप और संख्या बढ़ाते जाइए और उनसे संख्याओं को पूछते जाइए और ऐसे बोर्ड पे लिखते जाइए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हमें कहाँ तक बोध कराना है उनको? 9 तक संख्याओं का ज्ञान कराना है। तो इन सारी संख्याओं को वो पहचानना सीख जाएं, है ना। फिर उसके बाद अब छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे? छात्र क्रिया क्या होगी? उस टाइम जब आप व्याख्या कर रहे हों, छात्र अपनी क्रिया कर रहे हों, तो छात्र ध्यान पूर्वक सुने और उसको समझ भी रहे हों, साथ साथ में समझें भी। तो ये तो हो गया आपका 7वां पॉइंट, क्या? प्रकरण का प्रस्तुतिकरण। इसको नोट कर लीजिए। तो अब आपका जो 8वां पॉइंट है वो क्या होगा? मूल्यांकन होगा। देखिए, पहले ये मूल्यांकन और आकलन मिलके बोधात्मक प्रश्न होते थे। अब इनको क्या कर दिया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। मूल्यांकन अलग होगा और आकलन अलग होगा। 8वां पॉइंट मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में क्या होगा? आप प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, जैसे 2 अंक में कितने गोले होंगे, अभी मैंने जैसे बताया, तो बच्चों का उत्तर आएगा 2। ऐसे एक और प्रश्न करेंगे कि 5 गोलों में कितने अंक होंगे, तो उत्तर आएगा 5। और उसके बाद 9वां पॉइंट आकलन होगा। 2 अंक को कितनी उंगलियों से प्रदर्शित कर सकते हैं? 2। ऐसे बच्चे दिखाएंगे 2, तो ये आप आकलन कर पाएंगे उनका। फिर 6 अंकों में कितनी फूल प्रदर्शित कर सकते हैं? 6। तो उत्तर आएगा 6। ठीक है, इस प्रकार ये आपका मूल्यांकन और आकलन कंप्लीट हुआ। अब अगला जो है वो क्या होगा? श्यामपट्ट सारांश और सबसे लास्ट में गृह कार्य होगा। अब श्यामपट्ट सारांश कैसे करेंगे आइए देखते हैं, इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो अभी तक कितने पॉइंट्स हो गए? 9 पॉइंट हो गए ना। अब जो ये 10वां पॉइंट है इसमें आपका श्यामपट्ट सारांश होगा। श्यामपट्ट सारांश में क्या होगा? छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतारने के लिए कहेंगे। यानी बच्चों को क्या कहा जाएगा कि आप इसको उतार लीजिए और उसी दौरान जो छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक होंगे वो कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे कि कौन बच्चा लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो 11वां पॉइंट होगा वो गृह कार्य होगा। जब बच्चे इसको उतार लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे। और गृह कार्य में आप इस तरह सही मिलान दे सकते हैं या फिर उसी संख्या 1 से लेकर 9 तक रिलेटेड आप कोई भी गृह कार्य दे सकते हैं।
तो ये इस प्रकार आपका पूरा पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट से आप लिखना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, इस 11 नंबर पॉइंट तक एक एक बिंदु अच्छे से कंप्लीट करिए, अच्छे से नोट करिए और इसको समझिए। इसी प्रकार आपको जब टीचिंग करने जाना है तो इसी प्रकार आपको करना है, 11 बिंदुओं में टीचिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।